तो चलिए आज क्लास 12 का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो चैप्टर है, उस चैप्टर में से एक पॉइंट को हम उठाए हैं जिस टॉपिक का नाम है एड्स। नीट का पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर बारीकी से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एड्स क्या होता है? अधिकतर ये हम लोग को पता है या कहीं ना कहीं हम लोग को माइंडसेट यह है कि एड्स के कारण हम लोग का डेथ होता है, लेकिन एक्चुअली एड्स के कारण किसी का मृत्यु नहीं होता है। तो इसके पीछे आप लोग वीडियो को देखते रहिए और सारा एकदम डिटेल में आप लोग को एड्स के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन आप लोग को देंगे। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स। अब एक्वायर का मतलब क्या होता है? जन्म के बाद हम कोई भी चीज को अर्जन करते हैं उसको एक्वायर कर रहे हैं। अब कोई भी चीज को हम लोग अगर अर्जन कर रहे हैं तो उसमें किसका कमी हो रहा है भाई? इम्यून सिस्टम का डिफिशियंसी हो रहा है। और इस इम्यून सिस्टम का डिफिशियंसी से आपको कुछ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिखाई देगा। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिखाई देगा, जिसका ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम लोग क्या कहते हैं? सिंड्रोम। तो एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स। अब यहां पर पता है कि भाई ये जो एड्स होता है, ये एड्स में एक्चुअली क्या होता है भाई? इम्यून सिस्टम का डिफिशियंसी हो जाते हैं। तो डिजीज का नाम क्या है? एड्स एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स। सिंड्रोम्स का मतलब क्या है? अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। अब देखिए इस एड्स में क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट होता है डिफिशियंसी, कमी हो जाता है, इम्यून सिस्टम का कमी हो जाता है। अब क्यों होता है? एक्वायर ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम। सपोज दैट कोई भी एक बच्चा ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद पूरा लाइफ टाइम में कभी भी एड्स का बीमारी उस व्यक्ति के अंदर में आ सकते हैं, इसका मीनिंग है। ओके। अब नॉन कॉन्ग्नाइटल डिजीज का मतलब क्या है? कि जन्मजात नहीं है भाई। कोई भी बच्चा अगर है तो ये जन्म से पहले इसके अंदर में नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है भाई, कोई भी फीटस और उसका मदर में HIV पॉजिटिव है, HIV अगर पॉजिटिव है कोई भी मदर में और वो प्लासेंटा फ्लूइड ट्रांसफर की और इस फीटस में भी HIV पॉजिटिव आ सकते हैं, लेकिन ये जन्मजात नहीं है। अब देखिए नॉन कॉन्ग्नाइटल। अब सर यहां पर केसेस आते हैं कि 1981 में अमेरिका में पहली बार एड्स का केस देखा गया था। कब देखा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1981 में अमेरिका में एड्स का पहला केस देखा गया था। और वो केस किसके अंदर में देखा गया था? सेक्स वर्कर के अंदर में। और ये इंफॉर्मेशन आप लोग को दिया जाता है कि लगभग 25 सालों में 25 मिलियन से भी ज्यादा का मृत्यु हो गया है एड्स के कारण। लेकिन आप लोग को पहले ही बताए हैं एड्स के कारण मृत्यु नहीं होता है, एड्स ओनली इम्यून सिस्टम को कभी कर देते हैं। अब देखिए एड्स जिसके कारण होता है उस वायरस का नाम क्या भाई? HIV वायरस। तो अगर आप लोग को क्वेश्चन करेगा कि एड्स किस वायरस के कारण फैलता है? HIV वायरस। HIV वायरस क्या है भाई? HIV वायरस क्या है? एक है वायरस जिसको हम लोग रेट्रो वायरस कहते हैं। अब यहां पर अधिकतर बच्चा लोग का यहां पर कंफ्यूजन रहता है, रेट्रो वायरस हम क्यों कह रहे हैं? जिस वायरस के अंदर में RNA जेनेटिक मटेरियल है, जिस वायरस के अंदर में RNA जेनेटिक मटेरियल है, उसको कहेंगे हम रेट्रो वायरस। तो रेट्रो वायरस HIV जो है, ये रेट्रो वायरस क्यों है? क्योंकि इस HIV वायरस के अंदर में RNA जेनेटिक मटेरियल है, दैट्स वाई इसको हम HIV को रेट्रो वायरस कह रहे हैं। तो क्वेश्चन यहां पर आ सकते हैं कि HIV को हम लोग रेट्रो वायरस क्यों कहते हैं? HIV को रेट्रो वायरस इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस HIV के अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो होता है RNA। और कोई भी वायरस में अगर जेनेटिक मटेरियल RNA है तो उस वायरस को हम लोग रेट्रो वायरस कहेंगे। अब देखिए ऑब्वियसली यहां पर हम अगर बात करेंगे कि हम लोग का नॉर्मली
नॉर्मली जो होता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जिसके अंदर में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी डीएनए से डीएनए में कन्वर्ट करेंगे तो उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। गॉट इट? तो जब हम डीएनए से डीएनए में कन्वर्ट करेंगे उसको कहेंगे रेप्लिकेशन। गॉट इट? जब डीएनए को हम लोग आरएनए में कन्वर्ट करेंगे उसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करेंगे उसको कहेंगे ट्रांसलेशन। लेकिन बात यहां पर आ रही है भाई, ये जो एचआईवी वायरस है, एचआईवी वायरस के अंदर में जेनेटिक मटेरियल क्या भाई? आरएनए है। अब सर देखिए, ये आरएनए जो करेगा भाई, ये आरएनए से प्रोटीन बनता है, लेकिन डायरेक्ट आरएनए से प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो जब आरएनए से डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो दैट मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग फंडा करना पड़ेगा। और उस फंडा क्या है भाई? हम लोग के अंदर में जेनेटिक मटेरियल क्या है भाई? डीएनए है। तो ये वाला कंडीशन चलेगा, डीएनए से डीएनए बनेगा रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन। ये पॉइंट को आप लोग गौर कीजिएगा। जब भी डीएनए से आरएनए बन रहा है तो हम कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए से जब डीएनए बनेगा उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। तो देखिए, जब भी डीएनए से आरएनए बन रहा है, डीएनए से क्या बन रहा है? डीएनए से आरएनए बन रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन। गॉट इट? देखिए, डीएनए से आरएनए बन रहा है उसको हम कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। वहीं पर जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो ये रिवर्स फॉर्म में हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे भाई? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो बताइए, ये जो आरएनए वाला वायरस है, एचआईवी वायरस, पहले क्या करते हैं भाई? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। लेकिन एक पॉइंट आप लोग को बता दे रहे हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करने के लिए आपको एक एंजाइम का जरूरत होता है। तो सोचिए कि जब डीएनए से आरएनए बन रहा है तो भी एंजाइम चाहिए, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो भी एंजाइम का जरूरत है, और डीएनए से डीएनए बन रहा है तो भी क्या चाहिए? एंजाइम। तो डीएनए से डीएनए बनने का एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से आरएनए में बनेगा तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए से प्रोटीएज एंजाइम का यूज होता है। तो वहीं पर अगर आरएनए से आपको वापस डीएनए बनाना है, आरएनए से वापस आपको डीएनए बनाना है, तो कॉन्सेप्ट क्या है? डीएनए से जब आरएनए बना रहे हैं तो उसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन वहीं पर आरएनए से जब वापस हम डीएनए बनाएंगे तो रिवर्स फॉर्म में जा रहे हैं, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लग रहा है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए आपको एक एंजाइम का जरूरत होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो यहां पर देखिएगा, तो देखिए यहां पर आरएनए से क्या बन रहा था? डीएनए। उसको कहेंगे भाई, आरएनए से जब डीएनए बन रहा है उसको हम क्या बोले अभी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को कंप्लीट करने के लिए एक एंजाइम का जरूरत होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं। यहां तक सबका क्लियर है? अब हम बात करेंगे कि ये जो होता है डीएनए या आरएनए, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है कि एचआईवी जो वायरस होता है, एचआईवी वायरस के पास क्या होता है? देखिए, एचआईवी वायरस के पास क्या होता है भाई? सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ आरएनए होता है। कितना होता है? 2 गो होता है। तो एचआईवी जो वायरस है, इस एचआईवी वायरस में 2 सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ आरएनए होगा। गॉट इट? डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अब इस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में आपको एक एंजाइम का जरूरत होता है, जिस एंजाइम का आपको नाम बताए हैं रिवर्स
ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये होता है एचआईवी के अंदर में। गॉट इट। अब यहां पर देखिए सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ आरएनए विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो यहां पर देखिए क्या होता है कि ये एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है और ये एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। गॉट इट। अब ये दोनों सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में क्या होगा भाई, दो एंजाइम होगा दोनों स्टैंडर्ड में, जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। गॉट इट। अब यहां पर क्या होता है कि कुछ कुछ कोड होता है। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है इसका कोड क्या भाई, P64। गॉट इट। इंट्रेज एक एंजाइम है जिसका कोडिंग है P32। ये सब कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रोटीएज एक एंजाइम है जिसका कोड है भाई P10। गॉट इट। तो बोलिए ये जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसका कोडिंग क्या है P64, इसका कोडिंग क्या है भाई P32, इसका कोडिंग P32। और एक प्रोटीएज अलग तरह का एंजाइम है जिसका कोडिंग है P10। गॉट इट। अब यहां पर बात करते हैं, ये वाला मटेरियल आपको कहां मिलेगा भाई, इसके अंदर में मिलेगा। ये सोचिए कि क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ आरएनए जिसके अंदर में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम है जिसका कोड क्या P64। गॉट इट। यहां पर क्या आता है इंटीग्रेज, इसका कोडिंग क्या भाई P32। यहां पर प्रोटीएज इसका कोडिंग क्या भाई P10। गॉट इट। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर प्रोटीन का दो कोटिंग होता है, पहला कोटिंग प्रोटीन का और दूसरा कोटिंग प्रोटीन का। तो प्रोटीन का दो कोट होता है, पहला इंटरनल कोट एंड द एक्सटर्नल कोड। तो यहां पर प्रोटीन का कितने कोड होगा भाई, दो कोड होगा। तो दो कोड को, एक कोड को क्या कहते हैं P17 कहेंगे और एक कोड को P24 कहेंगे। गॉट इट। अब सर यही नहीं काफी है, इसके पास एक खास तरह का इन्वेलप होता है। इस खास तरह का इन्वेलप किससे बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन। किससे बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड से बनता है। तो इसीलिए इसको शॉर्ट में ये एक इन्वेलप है। तो हम कह सकते हैं एचआईवी जो वायरस है, एचआईवी जो वायरस है ये इन्वेलप्ड वायरस है। ये एक इन्वेलप्ड वायरस है। तो इन्वेलप किसका बना है भाई, अगर बोलेंगे कि एचआईवी वायरस का इन्वेलप किससे बनता है भाई, ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसको GP120 और ये इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसको GP आपको कहते हैं 41। तो ये वाला फिगर आप लोग को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। अब देखिए ये जो एचआईवी वायरस है, ये एचआईवी वायरस का दोस्त कौन है। अगर बात करेंगे कि अगर किसी इंसान के अंदर में एचआईवी पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये नहीं कि उसके अंदर में एड्स है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज है जिसके अंदर में एड्स है उसके अंदर में एचआईवी पॉजिटिव जरूर होगा। तो यहां पर हम लोग समझते हैं, सोचिए कि एचआईवी वायरस है। एचआईवी वायरस में इसको हम क्या पढ़े भाई, GP120। इसको हम क्या पढ़े भाई, ये वाला एरिया को हम क्या पढ़े, GP आपका 41। इसको हम क्या पढ़े भाई, P24। इसको हम क्या पढ़े भाई, P17। तो ऐसे करके ये एचआईवी वाला वायरस है। अब हम लोग के अंदर में एक चीज होता है जिसको कहते हैं मैक्रोफेज। क्या कहते हैं, मैक्रोफेज। ठीक है। अब क्या करते हैं, मैक्रोफेज क्या होता है भाई, इरेगुलर शेप होता है। इसके अंदर में क्या होता है भाई, न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अभी भी आरएनए वाला मटेरियल घुसा नहीं। जब तक ये आरएनए, एचआईवी का आरएनए जेनेटिक मटेरियल इस मैक्रोफेज के अंदर में नहीं घुसेगा तब तक हम नहीं कह सकते इसके अंदर में एड्स है। जरूर ये आपके बॉडी में घुसा, लेकिन जब तक ये मैक्रोफेज के साथ दोस्ती नहीं करेगा तब तक हम उसको नहीं कह सकते उसके अंदर में एड्स है। अब दोस्ती कैसे करेगा,
ये मैक्रोफेज के पास एक खास तरह का रिसेप्टर होता है, जिस रिसेप्टर का नाम है CD4। इस रिसेप्टर का नाम क्या है? CD4। यही CD4 रिसेप्टर जब इसके साथ कनेक्ट करते हैं, सोचिए कि ये लॉक है और ये क्या है भाई? की है। जब तक ये लॉक में ये की संपर्क में नहीं आएगा तो ये नहीं खुलेगा, और ये जब तक नहीं खुलेगा ये आरएनए वाला वायरस जो होता है ये इसके अंदर में आएगा नहीं। तो कॉमन सी बात है कि ये मैक्रोफेज क्या, एचआईवी के दोस्त कौन है भाई? मैक्रोफेज। इसीलिए मैक्रोफेज को हम लोग क्या कहते हैं भाई? एचआईवी फैक्ट्री। मैक्रोफेज इज ऑल्सो नोन एज एचआईवी फैक्ट्री। मैक्रोफेज इज ऑल्सो नोन एज एचआईवी फैक्ट्री। तो बताइए ये जो कंडीशन है कि ये इसके साथ संपर्क में आएगा, सोचिए कि ये एक ताला है और ये ताला तभी खुलेगा जब CD4 रिसेप्टर इसके ऊपर में लगेगा। जब CD4 इसके ऊपर में लगेगा GP120 के पास तो ये खुल जाएगा, और जब भी ये खुल जाएगा तो आरएनए वाला जो जेनेटिक मटेरियल है ये मैक्रोफेज के अंदर में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या बताएं आप लोग को अभी कि सर ये जो एचआईवी वायरस है ये तो इन्वेलप्ड वायरस है, तो ये इन्वेलप्ड खुलेगा कब? जब ये इस पे मैक्रोफेज जो है, ये मैक्रोफेज के अंदर में एक रिसेप्टर होता है जिसका रिसेप्टर का नाम है CD4 रिसेप्टर, और ये CD4 रिसेप्टर जब किसके ऊपर लगेगा भाई? GP120 के साथ ये संपर्क बनाएगा तो ये ताला सोच के खुल जाएगा। ये सोचिए कि ये की है और ये क्या है भाई? ताला है। तो ताला का चाबी कहां पर है? ये जब तक इस ताला मतलब इस GP120 के पास नहीं आएगा तब तक ये खुलेगा नहीं, और तब तक यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल है एचआईवी का, जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल है वो नहीं आ पाएगा। अब जब भी ये जीपी ये इसके साथ रिएक्ट होने के बाद ये खुल जाएगा तो यहां से जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल है एचआईवी का ये यहां पर आ जाएगा। ये खाली सिवा सिंगल स्टैंडर्ड नहीं आएगा, उसके साथ साथ क्या आ गया भाई? ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है वो भी आएगा, क्योंकि एक सेल के पास रेप्लिकेशन करने के लिए एंजाइम जरूर होता है, एक सेल के पास ट्रांसक्रिप्शन करने का एंजाइम जरूर होता है, एक सेल के पास रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन करने का एंजाइम होता है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए एंजाइम एकमात्र वायरस के पास होता है जो इस आरएनए इसको लेके आते हैं। अगर सोचे कि ये आरएनए है लेकिन ये एंजाइम नहीं है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या सर ये रेप्लिकेट कर पाएगा, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए एक एंजाइम का जरूरत है, और ये एंजाइम ही अगर इस आरएनए के साथ नहीं होगा, क्या सर ये अपना फर्दर प्रोसेस को कर पाएगा? कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। गॉट इट? तो जब तक तो क्या होगा, इस आरएनए के साथ जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये अगर नहीं आ रहा है तो फर्दर क्या प्रोसेस होगा? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या करता है? आरएनए से डीएनए बनाता है, लेकिन आरएनए से डीएनए ही नहीं बनेगा तो फर्दर फिर डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनेगा? गॉट इट? तो यहां पर ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि जब ये चल जाते हैं कि यहां पर ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, अब ये क्या करते हैं? होस्ट सेल। तो ये मैक्रोफेज क्या भाई? एक होस्ट सेल बन जाता है, और होस्ट सेल का सारा चीजें यूटिलाइज करता है, मतलब होस्ट सेल का सारा मटेरियल हाईजेक कर लेते हैं। हाईजेक कर लेने के बाद ये किसके ऊपर अटैक करता है? कॉमन सेंस की बात है कि सर इम्यून सिस्टम कहां पर होता है? WBC में होता है। तो यहां पर कंडीशन है, ये जो वायरस है एचआईवी वाला वायरस है, ये एचआईवी वायरस ना तो आरएनए के ऊपर रिएक्ट करेगा, ना तो प्लेटलेट के ऊपर रिएक्ट करेगा, ना तो प्लाज्मा के ऊपर रिएक्ट करेगा। रिएक्ट अगर करना ही है तो वो WBC के ऊपर रिएक्ट करेगा, क्योंकि WBC को हम लोग कहते हैं डिफेंस सिस्टम, डिफेंस मैकेनिज्म, वन मैन आर्मी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अगर बॉडी में कोई है तो वो WBC है। गॉट इट? अब यहां पर बताएंगे WBC। WBC में कहा? WBC में होगा भाई लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट में भी कहा? टी लिम्फोसाइट या फिर टी हेल्पर सेल भी कहते हैं, टी हेल्पर सेल। तो क्वेश्चन यहां पर है कि ये जो एचआईवी वायरस किसके ऊपर छापामारी करेगा भाई?
WBC के ऊपर। अब WBC में भी कहा, WBC के लिम्फोसाइट में, और लिम्फोसाइट में कहा ना, टी हेल्पर सेल में। क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए, केमिकल कोऑर्डिनेशन में आप लोग को होता है, जो थाइमस ग्लैंड होता है चेस्ट में, वो कहीं ना कहीं टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करवाते हैं। अब टी लिम्फोसाइट डिपेंड करता है भाई कि टी लिम्फोसाइट की हम लोग का बॉडी में इम्यून सिस्टम का डेवलप करते हैं। तो टी लिम्फोसाइट के द्वारा हम लोग को दो तरह का इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। एक इम्यून सिस्टम का नाम क्या है? एंटीबॉडी, और सी या किसका मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी को क्या कर देगा भाई? बढ़ने ही नहीं देगा। कौन? HIV वायरस। दैट मीन्स HIV वायरस कौन इस मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को बना कौन रहा है? टी हेल्पर सेल बना रहा है। गॉट इट? अब ये टी हेल्पर सेल को ही अगर ये HIV वायरस इसके ऊपर अटैक करेगा और टी हेल्पर सेल को ही घटा देगा, तो क्या सर टी हेल्पर सेल ये इम्यून सिस्टम को बना पाएगा? और जब भी ये इम्यून सिस्टम नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? टी हेल्पर सेल डैमेज हो रहा है। और टी हेल्पर सेल का डैमेज होने से कारण क्या इम्यून सिस्टम में क्या हो रहा है भाई? डेफिशिएंसी आ जा रहा है। क्योंकि HIV वायरस डिफिशियंसी किसका करवाता है? इम्यून सिस्टम का करवाते हैं। एड्स का मतलब ही है एक्वायर, ए फॉर क्या होता है? एक्वायर, आई फॉर क्या होता है? इम्यूनो, डी फॉर क्या होता है? डिफिशियंसी, और एस फॉर क्या होता है? सिंड्रोम्स। तो ऐसा सिंड्रोम्स क्या होता है आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। अब ये जब भी आपके बॉडी में कुछ ना कुछ कमी होने लगेगा तो सिम्टम्स आपके अंदर में बहुत सारा चीज देगा। तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम क्या कहेंगे भाई? सिंड्रोम्स। अब किसका कमी हो रहा है भाई? इम्यून सिस्टम का कमी हो रहा है। किसके कारण हो रहा है भाई? HIV वायरस के कारण हो रहा है। HIV वायरस को रेट्रोवायरस हम क्यों कहते हैं? क्योंकि RNA उसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल है। तो ये कहीं ना कहीं HIV डायरेक्ट किसके ऊपर हिट कर रहे हैं? WBC के अंदर में लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट के अंदर में टी सेल को ये डैमेज कर रहे हैं। और जब भी ये टी सेल को डैमेज कर रहे हैं तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये दो इम्यून सिस्टम को ये बॉडी में बनने ही नहीं दे रहे हैं। और जब इम्यून सिस्टम को बनने ही नहीं दे रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम का कमी हो जा रहा है और इम्यून सिस्टम का डेफिशिएंसी हो जा रहा है। गॉट इट? अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि किसी व्यक्ति के अंदर में अगर एड्स है तो यह कंफर्म है उस व्यक्ति के अंदर में HIV पॉजिटिव वायरस होगा। लेकिन किसी के अंदर में अगर HIV पॉजिटिव वायरस है, इसके कारण यह नहीं है कि उसके अंदर में एड्स होगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट पॉइंट है कि बच्चा लोग अधिकतर कंफ्यूज आ जाते हैं। HIV सब बच्चा सोचते हैं कि HIV जब किसी के अंदर में उसको ही एड्स कहेंगे। नहीं, हो सकता कि मेरे अंदर में HIV पॉजिटिव वायरस है लेकिन मेरे अंदर में एड्स नहीं है। लेकिन अगर मेरे अंदर में एड्स है तो ये कंफर्म है मेरे अंदर में HIV पॉजिटिव वायरस है। अब यहां पर बताते हैं एक्चुअली क्या होता है ये जो टी हेल्पर सेल। अब सर क्वेश्चन यहां पर आते हैं कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि इसके अंदर में एड्स है या नहीं है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड अगर हम लेंगे भाई 100 ml ब्लड में अगर 200 से ज्यादा टी हेल्पर सेल अगर है प्रेजेंट तो हम नहीं कहेंगे वो एड्स है। लेकिन एड्स किसको कहेंगे भाई? तो ये परसेंटेज आपको बताएगा कि किसी के अंदर में एड्स है या नहीं है। तो हम क्या बोले? पर 100 ml ब्लड में अगर टी हेल्पर सेल 200 से ज्यादा है तो उसके अंदर में एड्स नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर 100 ml ऑफ ब्लड में अगर लेस देन 200 टी हेल्पर सेल है, 200 से कम टी हेल्पर सेल है तो कंफर्म है उसके अंदर में एड्स है। ऐसे करके आप इजीली डायग्नोसिस कर सकते हैं और बार बार नीट में ये पॉइंट से क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट, तो एड्स अगर है तो उसके अंदर में कंफर्म 200 से कम टी हेल्पर सेल होगा 100 ml ब्लड में। गॉट इट? लेकिन अगर नहीं है तो 200 से अधिक होगा टी हेल्पर सेल 100 ml ब्लड में। इसीलिए इसको एनसीईआरटी में इस भाषा में लिखा है पर क्यूबिक mm ऑफ
ब्लड में अगर 200 से कम टी हेल्पर सेल है तो वो एड्स है, अगर 200 से ज्यादा है भाई टी हेल्पर सेल तो वो एड्स नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब यहां पर बताते हैं, तो यहां पर अब बताते हैं कि ये कैसे स्प्रेड होता है। तो स्प्रेड क्या होगा सर? सपोज दैट किसी मदर में जो एक बच्चा को जन्म दे रहे हैं उसके अंदर में HIV पॉजिटिव वायरस है, दैट मीन उसके अंदर में एड्स वाला सिंड्रोम्स है। तो जब ये प्लासेंटा प्रोडक्ट इसके अंदर फीटस के अंदर में आएगा तो ये कंफर्म है कि भाई इसके अंदर में भी HIV पॉजिटिव एड्स वाला सिंड्रोम्स दिखेगा। तो प्लासेंटल ट्रांसफर से हम ये स्प्रेड हो सकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्स करने के दौरान इन्फेक्शन अगर फैलेगा उसके कारण भी, इसीलिए सब अधिकतर बच्चा सोचता है STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ये अलग होता है भाई, कि ब्लड ट्रांसफर ये भी होता है। सपोज दैट किसी एक व्यक्ति का हम ब्लड लेते हैं तो इस व्यक्ति का ब्लड जब लेने से पहले डॉक्टर लोग या कहीं ना कहीं लैब टेक्नीशियन आपको जरूर पूछेगा कहीं ना किसी भी तरह का आपको इंटरनल कोई डिजीज है या नहीं है, तो ये जरूर पूछता है। क्यों पूछता है? हो सकता है क्योंकि आपके ब्लड में अगर HIV पॉजिटिव है, एड्स पेशेंट है आप, तो अगर आप नॉर्मल पेशेंट को देंगे जिसके अंदर में नहीं है, ड्यू टू ब्लड ट्रांसफर ये इस व्यक्ति से इस व्यक्ति के पास आ सकते हैं। अब क्या होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअल ट्रांसफर से होता है अगर यहां पर आप मल्टीपल सेक्स पार्टनर, मतलब एक व्यक्ति अगर बहुत सारा फीमेल के साथ या एक फीमेल बहुत सारा मेल के साथ सेक्सुअल संपर्क कर रहे हैं तो उसमें भी एड्स फैलने का संभावनाएं हैं। और कहीं ना कहीं आप एक को किसी को पता भी नहीं है भाई कि हम फेसबुक से चैटिंग कर रहे हैं, किससे चैटिंग कर रहे हैं, वो क्या क्या किया है, अननोन पार्टनर के साथ सेक्स करने अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपको पता भी नहीं किस कैटेगरी में है क्या नहीं है। तो अननोन सेक्स पार्टनर के साथ भी अवॉइड कीजिए सेक्स करने का। अब ब्लड ट्रांसफर होता है ये तो आपको पता ही दिए। नीडल ट्रांसफर, नीडल क्या होता है? पहले के जमाने में क्या होता था, एक सिरिंज आप लोग क्या लगाते थे, उसको आप लोग बॉयल करते थे, लेकिन अब क्या कंडीशन आ गया है? यूज एंड थ्रो सिस्टम। यूज एंड थ्रो सिस्टम का मतलब क्या होता है? जो एक नीडल एक बार किसी के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता था वो नीडल दूसरी बार यूज नहीं होता है, मतलब यूज एंड थ्रो, ये वाला कंडीशन। तो नीडल ट्रांसफर के कारण ही, तो एक व्यक्ति के अंदर में दिया तो उसके अंदर में इंफेक्टेड ब्लड HIV वाला वायरस होगा, और वही नीडल अगर किसी दूसरे के ऊपर इंजेक्ट कर देगा तो वो वाला वायरस उस व्यक्ति में भी जा सकता है, HIV पॉजिटिव। अब क्या होता है, यहां पर सोच होता है कि अधिकतर हम लोग सोचते हैं अगर मेरे अंदर में एड्स है, हम एक एड्स पेशेंट है, तो हो सकता है कि हमको अलग कर देगा। ये कई बात नहीं है, क्योंकि ये टच करने से नहीं होता है, ये फ्लूइड से फैलता है, मतलब ब्लड से फैलेगा। गॉट इट? तो अगर कहीं ना कहीं सोसाइटी में ऐसा कोई व्यक्ति है कि उसके अंदर में एड्स है तो उसको आइसोलेट, मतलब अलग नहीं करना है, उसको अनटचेबिलिटी ऐसे फील नहीं करने देना, उसको साथ में रखना है, सोसाइटी में रखना है, क्योंकि ये फैलता नहीं है। एकमात्र फैलेगा तभी जब उसमें फ्लूइड का ट्रांसफर होगा। गॉट इट? अब यहां पर बताते हैं कि सर हम लोग पहचानेंगे कब सिम्टम्स दिखाई देगा। तो कुछ व्यक्ति में क्या होता है भाई, 2 से 3 महीना में ही हमको सिम्टम्स दिखने लगता है। और अगर हम बात करेंगे कि कुछ ऐसा पेशेंट होता है भाई जहां पर 10 से 5 साल या 5 से 10 साल के बाद भी सर सिम्टम्स आने लगते हैं। ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति के ऊपर। ठीक है? अब इसका प्रिवेंशन कैसे करें, इसका सावधानी हम कैसे लें, तो आप लोग को बता दे रहे हैं कि 100% एड्स इज नॉन क्योरेबल डिजीज। ये सही नहीं होता है। अब सर अगर सही नहीं होता है तो इसका उपाय क्या है भाई? इसको आपको ट्रीटमेंट के साथ रहना पड़ेगा और ये पेशेंट का लाइफ टाइम बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ। मरने से कोई नहीं बचा सकता है, मौत होगा ही होगा। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन है भाई, मौत तो होगा लेकिन एड्स के कारण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपको बता रहे हैं। एड्स का मतलब क्या है? इम्यून सिस्टम का डिफिशियंसी कर देगा, और इम्यून सिस्टम के कारण ये मरता नहीं है। इम्यून सिस्टम आपके बॉडी में अगर गिर जाता है तो तरह तरह का इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन,
यूट्राइन इन्फेक्शन, है ना, उसके बाद आपका थ्रोट इन्फेक्शन, उसके बाद लिवर इन्फेक्शन, उसके बाद किडनी इन्फेक्शन, ये सारा इन्फेक्शन आपको घेर लेगा। HIV वायरस के कारण आपका मृत्यु नहीं होता है। HIV वायरस खाली इम्यून सिस्टम को डिक्रीज कर देता है, और जब इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो जाता है, तरह तरह का इन्फेक्शन आपके बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, एंट्री कर जाते हैं, और वो सब इन्फेक्शन क्या कर देते हैं, आपको धीरे 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 सारा सेल को डैमेज कर देते हैं, और उस पर्सन का या उस व्यक्ति का, उस पेशेंट का मृत्यु हो जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर पॉइंट आउट कीजिएगा कि HIV वायरस या एड्स के कारण किसी का मृत्यु नहीं होता है। एड्स या HIV वायरस क्या करता है, इम्यून सिस्टम को डिक्रीज करने के कारण यहां पर तरह तरह का इंफेक्शन बॉडी में फैल जाते हैं, और इंफेक्शन के कारण मौत होते हैं। अब क्या होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, अब यहां पर एंटी रेट्रोवायरस क्या होता है भाई, आप लोग को बताए थे RNA के ऊपर में एक क्या होता है भाई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, उसके अंदर में एक एंजाइम लगता है जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इसको लेस इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोग रेट्रोवायरस का ही एंटीडोज देते हैं एड्स पेशेंट में। अब क्या होता है कि जब भी सर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम के ऊपर में हम कोई भी एंटी रेट्रोवायरस डोज देते हैं, तो उसमें क्या होता है भाई, ये फर्दर प्रोसेस होगा ही नहीं। अब इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे, लैब में एलिजा टेस्ट से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। व्हाट इट। अब यहां पर आते हैं, और एक टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट, जो कि प्रोटीन ट्रांसफर होता है। ये आप लोग का आउट ऑफ NCERT है, लेकिन यहां पर नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब एड्स अगर हो रहा है तो इसके पीछे कोई कोई क्या काम करते हैं, तो एक होता है NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और एक होता है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 एड्स के कारण ये लोग काम करा है। और WHO बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया था, नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लॉन्च किया गया था टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग एड्स, मतलब एड्स ताकि ना फैले, तो बहुत तरह का प्रोग्रामिंग किया गया था। तो कुछ कुछ प्रोग्राम के नाम आपको बता दे रहे हैं। ऐसा प्रोग्रामिंग जो ब्लड बैंक, जो ब्लड डोनेट हम लोग करते हैं, ऐसा व्यक्ति का ही हम लोग ब्लड डोनेट करेंगे जिसके अंदर में HIV पॉजिटिव वायरस नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्या भाई, यूज कॉन्डम, अगर आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कर भी रहे हैं तो ताकि ये एड्स ना फैले, आप लोग को प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करना होगा, कॉन्डम का यूज करना होगा। अब कॉन्डम का यूज करेंगे कब करेंगे, हो सकता है कि फ्री डोनेशन कैंप लगाया गया था WHO के पास, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फ्री में कॉन्डम बांटा गया था, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन किया था। अब क्या होता है, यूज डिस्पोजल निडल को एक बार यूज करना, ये भी प्रोग्राम चलाया गया था, एंड स्प्रेडिंग। अब क्या होता है, क्लिनिकल इक्विपमेंट एक बार ही यूज कर सकते हैं। अब अगर किसी के अंदर में उस एरिया में रेगुलर क्या है, चेकअप, आपको चेकअप करवाना है। गॉट इट। अब सर किसी के अंदर में अगर ये है तो उसको छुपाना भी नहीं चाहिए, हाइड नहीं करना चाहिए। तो यहां तक आप लोग को जितने भी हैं एड्स के बारे में सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है, और नेक्स्ट वीडियो में और एक टॉपिक के बारे में आप लोग को लेके आएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल का आइकन को दबाना ना भूलिए। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कैंसर के बारे में आप लोग को इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो वीडियो का ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को देखने का मौका मिले। थैंक यू।